हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूं, डेली रात को 10 बजे एक क्विज होता है लाइव। ओके, आप भी डेली रात को 10 बजे आ सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं और साथ ही कोई डाउट हो तो साथ साथ वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं भी अवेलेबल होती हूँ आपके आंसर्स देने के लिए। ओके, और हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। उतने में नीचे लाइव चैट में सभी को आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया? अब आपको पता है, जो भी कोई चीज़ पहले होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वैसे भी ये क्वेश्चंस मैंने आज प्रीवियस ईयर के ही उठाए हैं ज़्यादातर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग। सबसे पहले वाणिज्यिक तौर पर बिजली का इस्तेमाल दार्जिलिंग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? बताइए। अब ये क्वेश्चन तो आप सबको आना भी चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। दीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय मिसाइल मैन भी बोला जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना खाई कहाँ है? अब बताइए कहाँ है, कौन से महासागर में है? प्रशांत में है, हिंद में है, अटलांटिक में है या आर्कटिक में है? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मैरियाना है। एक तो ये याद रखिएगा यहाँ से। दूसरी बात, ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? दीजिए आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अलग है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अब आपको कौन से दर्शन का प्रतिपादक कौन है, किसने प्रतिपादन किया था, सभी का याद होना चाहिए। कल भी मैंने आपके लिए डाला था कौन से दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। एक दर्शन आज फिर से डाला है, इसलिए ताकि आपके सारे के सारे दर्शन याद हो जाएं। फिलहाल बताइए वैशेषिक के कौन है? उलूक कणाद। ओके, इन्हें उलूक पेपर ऑप्शन में कणाद भी आ सकता है, सिर्फ खाली कणाद। ओके, कणाद आ जाए तो सिर्फ कणाद भी मार्क कर देना आप। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? अब बताइए इसमें से कौन से मेटल का बना है क्रोड? क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? लोहा और निकेल। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकेल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि जो इंडियन जीके है उसको स्टार्ट करा दो, तो जल्दी आपकी इंडियन जीके भी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सोच रही हूँ आपकी हिंदी स्टार्ट करा दूँ, क्योंकि और किसी ने तो कमेंट किया नहीं, उसी लड़की ने कमेंट किया था, तो उसने हिंदी या नेशनल जीके के बारे में ही बोला था। तो फिर आप भी चाहें तो अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता जाना एंड में कि आपको किस चीज़ की स्टार्टिंग चाहिए है पहले। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। सोसाइटीज़ आपको पता है कौन सी सोसाइटी की स्थापना किसने की? सबका पता होना चाहिए आपको। तो बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। पीले पाट का ओढ़ना क्या कहलाता है? तो बताइए। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि क्विज में डेली आपको एक वस्त्र और एक आभूषण मैं याद कराऊंगी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। अब मुझे पता है एक बार में ये सब याद नहीं होते, मैं डालती रहूँगी क्वेश्चंस। एक बार पूरे हो जाएंगे फिर से डालने स्टार्ट कर दूंगी, ताकि आपको ये पक्के बिल्कुल रट जाए। मुझे पता है यही चीज़ें याद नहीं होती हैं। चलिए टाइम तो हो ही चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? छामा। पीले पाट का ओढ़ना क्या कहलाता है? छामा कहलाता है। ओके, याद रखिएगा इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। आपको पता है वस्त्र और आभूषण पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। झालरा कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? अब बताइए झालरा कहाँ पहना जाता है? हाथों में, पैर में, बाजू में या गले में? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? गले में। झालरा गले में पहने जाने वाला आभूषण है। और ये जो झालरा होता है ना, एक टाइप का हार होता है। इसमें क्या होता है, जो चांदी के सिक्के होते हैं ना, वो 3-4 अंगुल
के गैप पर गुथे होते हैं। ओके, वो जो चांदी के सिक्के होते हैं, चांदी के सिक्कों की ही कुछ हार बनाया होता है ये, और गले में पहना जाता है, इसे झालरा बोला जाता है। ठीक है, झालर से याद रख लीजिए, गले का याद रख लीजिए झालर। ओके, कॉलर झालर। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कल भी बोला था कि जो भी नाम बदले गए हैं उनकी वीडियो देख लीजिएगा आप। 2020 तक के बदले हुए जितने भी नाम हैं मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने देख भी रखी है लेकिन वो भूल जाते हैं, तो अभी इंपॉर्टेंट जो नाम चेंज किए गए हैं वो मैं ही आपसे पूछूंगी, ताकि मुझे भी देखना है, चेक करना है किस किस को याद है, और नहीं भी याद है तो कोई नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। द्वीप के नाम पेपर में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर होगा स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे भी याद करिए इसको, लेकिन याद कर लीजिए बस। ओके, आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। हैवलॉक में वह आ रहा है दूसरे नंबर पर ही, और स्वराज में भी वह आ रहा है दूसरे ही नंबर पर, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका होमवर्क स्टार्ट होता है यहाँ से। डेली की आपको 4 कैप्स लर्न करनी होती हैं। अब मैं धीरे धीरे आपकी अभी 1-2 दिन बाद से ही शायद प्रपोजिशन भी ऐड करनी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि HSSC के एग्जाम्स में ये 4 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते ही हैं। 1 वर्ड, इडियम्स, फ्रेज और एक सिनोनिम, एंटोनिम, ये तो आते ही हैं। साथ में आपकी प्रपोजिशन के भी 3-4 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो प्रपोजिशन भी मैं आपकी ऐड करती हूँ। डेली आपकी प्रपोजिशन के क्वेश्चंस डालूंगी ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए प्रपोजिशन की भी, फिर इंग्लिश में भी आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो जाएंगे। सिनोनिम ऑफ कॉन्ट्राबैंड, अब बताइए। बैंड, गुड्स, कस्टम्स इंस्पेक्टर, मनी बेल्ट या लैटिन म्यूजिकल ग्रुप? दीजिए क्या होगा इसका आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि बैंड गुड्स। अब देखिए कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड होता है वर्जित माल या गैर कानूनी सामान को बोल देते हैं कॉन्ट्राबैंड। और बैंड गुड्स पे कौन सा होते हैं? वर्जित माल। बैन मतलब जो गुड्स क्या होता है? सामान होता है, और बैंड मतलब जिस पर बैन लगा दिया गया हो, यानी कि वो बंद हो गया हो, यानी कि वर्जित हो, तो वर्जित माल। ओके, गुड्स होता है सामान। गुड अच्छा होता है लेकिन गुड्स सामान होता है। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। कस्टम इंस्पेक्टर, अब देखिए कस्टम इंस्पेक्टर क्या होता है? आयात निर्यात कर वाला जो अफसर होता है उसको कस्टम इंस्पेक्टर बोल देते हैं। मनी बेल्ट, मनी बेल्ट होती है बटवे वाली पेटी, उसे बोलते हैं मनी बेल्ट। और लैटिन म्यूजिकल ग्रुप क्या? ये तो सिंपल लैटिन संगीत का कोई समूह है, ये तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनिम ऑफ कैंडिड, अब बताइए कैंडिड का एंटोनिम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ये वर्ड। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए डेवियस, कैंडिड का एंटोनिम क्या हो गया? डेवियस। अब देखिए कैंडिड क्या होता है? जो सुस्पष्ट हो, निष्कपट हो, यानी कि साफ कहने वाला। ओके, कैंडिड होता है बिल्कुल क्लियर कट बोल दे, जो हर बात को स्पष्ट बोल दे, उसके मन में कोई कपट छल कुछ इस टाइप का ना हो, सोच समझ कर ना बोले, जो बात हो मुंह पर बोल दे, अच्छी हो बुरी हो, उसको बोल देते हैं कैंडिड। अब उसका उल्टा क्या हो गया? डेवियस, यानी कि जो अस्पष्ट हो, धोखेबाज हो जो। ठीक है, डेवियस क्या होता है? अस्पष्ट या धोखेबाज हो, यानी कि जो बातों को घुमाए फिराए, किसी को पागल बनाए एक तरीके से, स्पष्ट ना हो। ओके, डेवियस अस्पष्ट या धोखेबाज, और कैंडिड स्पष्ट या निष्कपट। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। आई होप ये तो आपको याद हो ही गया होगा कैंडिड। अब देखिए फ्रैंक, फ्रैंक क्या होता है? फ्रैंक भी होता है स्पष्ट, यानी कि ये कैंडिड का क्या हो गया? एक तरीके से सिनोनिम मार्क कर सकते हो आप अगर ऑप्शन में आ जाए तो। ओके, तो याद रखिएगा कैंडिड का क्या हो गया? स्पष्ट, निष्कपट जो हो। ओके, और डेवियस धोखेबाज या अस्पष्ट जो हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप इनको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जो अच्छा स्पष्ट बोलता हो, जो आपका कोई फ्रेंड हो उसको आप कैंडिड बोल सकते हो, जो वैसा हो उसको आप डेवियस बोल सकते हो। इडियम, द सन्स लाइफ वाज एन ओपन बुक। आप बताना है एन ओपन बुक का इडियम क्या होगा? एन अनकम्प्लिकेटेड वन, वन दैट हैज नो सीक्रेट, एन एग्जाम्पल टू एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, यानी कि एन ओपन बुक क्या होता है? खुली किताब। तो अब खुली किताब क्या होती है? बोलते हैं ना कि मेरा जीवन तो एक खुली किताब है, यानी कि सबको पता है क्या बात है। तो वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, यानी कि जो कोई सीक्रेट ना रखता हो। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस क्लियर कर देते हैं आपको। ऑप्शन बी वन दैट हेल्ड्स नो सीक्रेट, तो मैं आपको बता चुकी हूँ।
अब देखिए एन अनकॉम्प्लिकेटेड वन यानी कि सुलझी हुई। ओके, कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? मुश्किल, जो है सुलझा, और अनकॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? सुलझा हुआ। ओके, नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल टू ऑल। अब देखिए एन एग्जाम्पल टू ऑल, एग्जाम्पल क्या होता है? उदाहरण होता है, तो टू ऑल यानी सभी के लिए, तो एन एग्जाम्पल टू ऑल क्या हो गया? सभी के लिए उदाहरण। एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी, इंटरेस्टिंग क्या होता है? दिलचस्प। बायोग्राफी क्या होती है? जीवनी होती है, तो यानी कि कोई दिलचस्प जीवनी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन वो हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ। लॉ क्या होता है? कानून। चलिए समझाऊंगी आपको बाद में, पहले आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? एक्म्प्लाइज, एली, कोलैबोरेटर्स या स्पाई? 14 का आंसर दीजिए जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि एक्म्प्लाइज। अब देखिए ये पर्सन, कोई भी पर्सन, वो हेल्प्स यू जो आपकी मदद करता है, ब्रेक द लॉ, ब्रेक क्या होता है? तोड़ने में, लॉ क्या होता है? कानून, यानी कि कोई भी पर्सन जो आपकी कानून तोड़ने में हेल्प करता है, तो वो क्या कहलाता है? एक्म्प्लाइज, यानी कि सह अपराधी। यानी कि सह अपराधी क्या? जो साथ में अपराधी हो, साथ में आपका साथ दे गलत काम करने में, तो वो सह अपराधी हो गया। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्म्प्लाइज क्या होता है? सह अपराधी। अब देखिए एली, एली क्या होता है? सहयोगी। ठीक है, सहयोगी बोलते हैं एली। और नेक्स्ट है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर क्या होता है? सहकार्यकर्ता, यानी कि साथ में जो कार्य करता है ना, उसको कोलैबोरेटर कह देते हैं, यानी कि जो आपके साथ काम करता हो, आपका साथी हो किसी भी काम में। स्पाई, स्पाई आपको पता ही है, जासूसी को या घुसपैठिया को स्पाई बोल देते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? अब बताइए माउंट एवरेस्ट जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से आंसर। चलिए टाइम अप होता है। 15 का आंसर क्या होगा? किसके नाम पर रखा गया है माउंट एवरेस्ट नाम? तो इसका आंसर होगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। ओके, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? अब बताइए कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? ये तो बहुत ईजी है, सबको पता भी होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? 1946, सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाविक में कौन सी संधि है? अब बताइए नाविक में कौन सी संधि है? अयादि है, गुण है, वृद्धि है या यण संधि है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि हर चीज़ का रीज़न भी, ट्रिक बताती हूँ आपको साथ साथ याद करने की। तो बताइए नाविक में कौन सी संधि है? दीजिए इसका आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? अयादि संधि। नाविक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अब देखिए यहाँ पर अयादि संधि है। अयादि संधि है क्यों नाविक में? अब मैंने आपको बताया था, बहुत दिन से बताए जा रही हूँ, जब भी कहीं पर आए, आव, ठीक है, इस टाइप के शब्द आ जाए ना, ए, ये, आ, ये, आव, ओके, हमेशा वहाँ पर अयादि संधि होती है। अब देखिए न, आ जमा व आ गया ना एक तरीके से, तो आव आ गया तो अयादि संधि होगी। ओके, मैं आपको सारे शब्दों की प्रैक्टिस करा दूंगी धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अयादि संधि में आपको इसी टाइप के शब्द मिलेंगे, इससे अलग शब्द नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। कृष्ण सरप में कौन सा समास है? अब बताइए कृष्ण सरप में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है? दीजिए आंसर जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा समास है? कर्मधारय। अब देखिए कृष्ण सर्प यानी कि काला सर्प, काला सांप, काला है जो सांप। अब मैंने आपको बताया था ना, विशेषण और विशेष्य की स्थिति जहां हो वहां हमेशा कर्मधारय होता है, यानी कि किसी चीज की विशेषता बता रखी हो वहां कर्मधारय समास होता है। अब देखिए काला है जो सांप, यानी कि सांप कैसा है? काले रंग का है ना, विशेषता बता रखी है ना, किसी चीज की क्वालिटी बता रखी है ना कि वो कैसी है। तो जब भी किसी चीज की विशेषता बताई जाए ना, वहां हमेशा कर्मधारय समास होता है। सांप काला है ना, अब ये सांप की विशेषता बता रखी है, तो यहाँ कर्मधारय समास हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य है? मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसे भरपेट रोटी नहीं मिलती। अब सोच समझ के आंसर दीजिएगा इसका कि क्या है, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त है, मिश्र है, सरल है या निम्न में से कोई नहीं? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य।
इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अब देखिए इसमें संयुक्त वाक्य है क्यों? मैंने आपको बता रखा था कि जब भी दो वाक्य हों, कंजक्शन से जुड़े हों और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हो तो वहां हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। अब देखिए मजदूर परिश्रम करता है, इसका अपना अलग मीनिंग निकल रहा है। दूसरे पर डिपेंड है, ये वाक्य नहीं है। उसे भरपेट रोटी नहीं मिलती, इसका भी एक अलग से मीनिंग निकल रहा है। ओके, ये भी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। और दूसरी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है, कुछ शब्द याद करने, जैसे कि और, इसलिए, पर, परंतु और लेकिन आ गया उसमें। आप देखिए परंतु लेकिन एक ही तो बात होती है ना कि ये तो हुआ परंतु ऐसे नहीं हुआ, ये तो हो गया लेकिन ऐसे नहीं हो पाया। ठीक है, तो पर, परंतु, लेकिन और इसलिए जहां भी हो, पर, परंतु और लेकिन का एक ही मतलब निकलता है, आपको पता है। तो इस टाइप के शब्द जब भी कहीं आ जाए तो संयुक्त वाक्य होगा। अब देखिए एक लेकिन ही इस टाइप का वाक्य बचा था और मैंने आपको वो भी बता दिया है। ठीक है, फिर जबकि ये पर, परंतु से मिलता है, तो वही मैं कह रही हूँ आपकी हिंदी की प्रैक्टिस तो मैं ऐसी करा दूंगी कि आपका मार्क्स मेरे हिसाब से तो कटना नहीं चाहिए, अगर आप मेहनत कर रहे हो, डेली क्विज अटेंड कर रहे हो और ध्यान भी दे रहे हो तो। ओके, हिंदी का हमारा फुल टारगेट है 10 में से 10 मार्क्स लेने का। जितने भी मार्क्स हिंदी आएगी फुल मार्क्स लेने हैं। ओके, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए, उपमा है, मानवीकरण है, श्लेष है या अतिशयोक्ति है? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? मानवीकरण अलंकार। अब देखिए, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुल मुकुल नवल रस गागरी। गागरी क्या होता है? गागर यानी कि वो जो कोई भी बर्तन पानी वानी भरने का कुछ भी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लो यह लतिका भी भर लाई। अब लतिका क्या होती है? एक तरीके से बेल वेली तो होती है ना लतिका। अब क्या, लतिका थोड़ी ना उसको भर के ला सकती है, तो इसका किस रूप में दिखाया गया है? लतिका को नायिका के रूप में दिखाया गया है। ओके, स्त्री रूप में दिखाया गया है, तो कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को अगर मानव रूप में दिखाया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, जिसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ लाइव चैट में मत दीजिए आंसर। आप लाइव चैट में आंसर्स दे रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स लाइव चैट में नहीं, नीचे ऑफलाइन कमेंट्स में आंसर देके जाने हैं। ओके, आपको आता है नहीं आता है, गलत आंसर दीजिए भले ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर देके जाइए। ओके, अगर आप गलत भी बताते हैं तो मैं आपको रिप्लाई करके आंसर हमेशा सही बताती हूँ, इसलिए कोशिश तो कीजिए ना। वो कहते हैं ना कि आप पहले ही हार मत मानो कि नहीं आता तो छोड़ दो, चलो छोड़ो, निकलने दो। अगर आप आंसर देंगे कम से कम आपको सही आंसर का तो पता चलेगा, एक वोकैब तो लर्न होगी एटलीस्ट। और वैसे भी मैं वोकैब वही देती हूँ जो आपको पहले करा चुकी होती हूँ, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, आपको पक्के से याद हो जाए। तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में सभी को देके जाना है, सही या गलत। अगर गलत दोगे तो आंसर का आपको पता चलेगा, सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, और सही दोगे तो भी अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आप रिविजन कर रहे हो अच्छे से। तो सही या गलत नीचे आंसर देके जाना है सभी को। चलिए अब सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स। और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए डेली के डेली। ओके, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप वीडियो लाइक करते हो, तो मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ मेरी मेहनत भी है जो सफल हो रही है, आप सबको वीडियो पसंद आ रही है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उससे। और हाँ, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, डेली रात को एक क्विज 10 बजे होता है, तो आप चाहे तो इसे लाइव डेली रात को 10 बजे अटेंड कर सकते हैं और लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स की तरह आंसर दे सकते हैं। ओके, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और बेल आइकन में भी 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जिसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है। अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं तो किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, किसी को नहीं, किसी की नहीं मिलेगी। तो ऑल पर क्लिक कर लेना। और जिसको एनिमल हस्बेंड्री करनी है और हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और मई महीने के कंप्लीट हरियाणा के करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैंने डाली है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना हरियाणा के करंट अफेयर्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।